बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 28 जून 2022 को सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज़ में बराह रास्त। अच्छा जी जनाब, 28 जून के बारे में इससे पहले कि शाहजेब आप पूछे मैं बता देती हूँ। 28 जून दुनिया में कहीं ना कहीं आज साइंस डे के हवाले से भी जो है मनाया जाता है और आज की डेट जो है बड़ी परफेक्ट भी कहलाती है। दो वजूहात। साइंस डे की बात करें तो साइंस की एक फैक्ट बता देते हैं कि एक नॉर्मल इंसान एडल्ट एक दिन में पता है कितनी बार सांस लेता है? 22,000 दफा 24 घंटे में 24 घंटे में एक दिन में एक, ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप बात करें हम कि पूरी दुनिया में ये एक डेट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि एक तो 6 जून और दूसरा 28। 6 का जो हाफ बनता है वो भी 1 + 2 + 3 और 6 एंड 28 जो है 2 + 8 is 10। सो ये सारे नंबर्स जो है ना परफेक्ट नंबर्स में आते हैं। सुबह मैथमेटिक्स भी पढ़ा दी, आपको साइंस भी पढ़ा दी माया ने। अब हम शो का आगाज करते हैं और सुबह में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि खैर सुबह में हम आज कोशिश करते हैं प्रोग्राम में आगाज में ऐसी बातें करें जो कि हम देख रहे होते हैं कि माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है माया सो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। हम दूसरों की लेग पुलिंग की बड़ी कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। अब सुबह में जो एग्जाम्पल हुआ मैंने आपको बताया कि हम कितने टेरिफाइड थे, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम पहुंच गए। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होते होते हमारा बचा, लेकिन एक्चुअली बताने का मकसद यह है कि हमारे ड्राइवर ने माशाल्लाह इतनी समझदारी और होशियारी से गाड़ी उस वक्त खुद को भी बचाया, जो बाइक पे लोग थे जिनकी जैम हो गई थी बाइक उनको भी बचाया। लेकिन वो आगे से हमारे ड्राइवर को क्या बोलते हैं, जरा देख के चलाया करें ना। अरे बाबा आपका तो गाड़ी बाइक रुक गई थी, हमारे ड्राइवर ने तो बचाया आपको। देखिए इससे हम क्या देख रहे हैं कि वो अपनी जो बुराई है वो छुपाने की कोशिश करता है और दूसरे में नुक्स निकालने की कोशिश की जाती है। हर जगह पर, हर जगह यही हाल है, आप कहीं पे भी चले जाएं। हम क्यों करते हैं शाहजेब इस तरह? हम क्यों हर वक्त जो है वो टीचर बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। अपना कहते हैं ना, बचपन से एक चीज सुनी थी, मेरे मेंटर्स बोलते थे ब्लेम गेम इज द इजीएस्ट वे आउट। सबसे पहले आप अगले को, ये मेरा काम नहीं हो, मेरा चश्मा टेढ़ा है तो ये शाहजेब की वजह से होगा, या टेबल टेढ़ी होगी, या लाइट उल्टी हो गई होगी। आप ये नहीं देख रहे कि आपने इस चश्मे को गलत रखा है। और जब दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके रवैये में भी बेहतरी आएगी। जब हम अक्सर आजकल बातें करते हैं कि रवैया लोगों का बड़ा खराब होता जा रहा है एक दूसरे के लिए, तो उसमें बेहतरी आएगी। तो कोशिश करें दूसरों में जितनी अच्छाई ढूंढ सकते हैं वो ढूंढें, बुराई ना करें और इस तरीके से आपके लिए भी आसानियां पैदा होंगी और उनके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। तो ये मुस्बत पहलुओं पर जो हमने बातें की हैं उस वजह से की हैं प्रोग्राम के आगाज में, ताकि जितनी कोशिश हम कर सकते हैं लोगों के रवैये में बेहतरी लाने में वो हम कोशिश कर सकें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में सबसे पहले माया जिक्र करेंगे जो एक बहुत बड़ा बहरान है खासतौर पर कराची का, और जो कि बहुत अरसे से जिसकी बार बार दस्तक हो रही थी, याद दिला रहे थे। इसका जो शाहजेब ने जो बात की है, आप ये भी समझिएगा कि जो मौजू अब आ रहा है उस पर किसी को इल्जाम तराशी देने से बेहतर है हम ये भी देखें हम क्या कर रहे हैं इस मसले को लेकर। तो बॉस अब हम बता दें वाटर शॉर्टेज के बारे में बात करें। बिल्कुल, किन किन मसाइल का शिकार है कराची अब हम सब जानते हैं, लेकिन पानी भी एक बहुत बड़ा बहरान है कराची का, बड़ा शदीद बहरान का सामना है कराची को। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची को दो मुख्तलिफ जराए से पानी फराहम किया जाता है, एक दरिया सिंध है और दूसरा जो है वो हब डैम है, और दोनों ही शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर हैं। साथ में जब शहर की हम रोजाना जरूरत की बात करते हैं ना, तकरीबन वो है 915 मिलियन गैलन, लेकिन पानी इतना मिलता नहीं है कराची को। और होता क्या है कि मजमूई तौर पर कराची को 580 मिलियन गैलन के लगभग यौमिया पानी फराहम किया जाता है, जिसमें बोसीदा निजाम की वजह से तकरीबन 174 मिलियन गैलन पानी जाया हो जाता है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? इसमें कहीं ना कहीं हम भी हिस्सेदार हैं ना, हम भी जाया करते हैं पानी को, हम भी जो है उसका जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आगे बात करें तो कराची की जरूरत का सिर्फ 44% हिस्सा है जनाब। अगर हम इस वाले में बात करें जो फैक्ट्स एंड फिगर शाहजेब ने शेयर किए हैं, इस बहरान ने शहरियों की जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी है। ऑब्वियसली पानी बेसिक है, पानी के बगैर जिंदगी बिल्कुल रुक जाती है। कल जब हमारे घरों में हम वापस गए तो हमारे घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन अगर पानी भी ना हो तो जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो जाएगी। तो दिखाते हैं आपको पहले इस पानी के हवाले से जरा तफसीली गुफ्तगू, उसकी बात करेंगे। देखिए पानी काफी दिनों से नहीं आ रहा है, गड्ढे पे भर भर के लेके आते हैं। कोई हमारा परेशानी हाल नहीं है यहाँ पर, जिसको वाटर बोर्ड वाले पर गए, सबके पास गए, पार्टी वालों पर गए, कोई भी पानी देने को तैयार नहीं है लाके। हर कोई आता है हमसे बातें करके चला जाता है और पानी का मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। अब ये कि पानी का कुछ ना कुछ करें। अभी जो आए थे बोर्ड लेने के लिए वो यही कह रहे थे कि एक लाइन यहाँ से आपको दी जाएगी, लेकिन नहीं, अभी कोई कुछ मसला हल नहीं हुआ कुछ भी। कहाँ है दी उन्होंने लाइन?
कहाँ दिए, वो वहीं के वहीं रुक गई बस। पानी के पीछे तो सब परेशान है, पानी तो खोलो तो सही ना, आगे से वाली बंद करा हुआ है। पानी के लिए बेटा हम यहाँ पे करीब 2 साल से ऊपर हो गया। पानी पहले माशाल्लाह सही आता था, फिर एक दिन छोड़ के आने लगा, फिर हफ्ते पे, फिर महीने में, और अब 2 साल से तो कंटिन्यू पानी आ ही नहीं रहा यहाँ पे। हुक्मरान ऐसे वो आते हैं, वोट मांगते हैं, 8 दिन बाद पानी आ जाएगा, 10 दिन हमें सपोर्ट करो, और जब वोट लेके चले आते हैं तो वो हम उनको ढूंढते रहे अंधेरे में, किधर है किधर है किधर नहीं है। 4 साल से पानी नहीं आ रहा है और बहुत परेशानी लोगों को, तमाम औरतें बच्चे दिन रात पानी भर से फिर रहे हैं। और ये हुक्मरान जो हैं और जो MP MLA हैं हमारे, ये बिल्कुल ही कोई तवज्जो ही नहीं देते। वोट लेने आते हैं, उसके बाद नज़र भी नहीं आते। अभी भी आए थे और फिर उसके बाद चले गए, आए नहीं। आवाम इतनी बदसन हो चुकी है कि यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है हमारे इलाके के अंदर। और आप देख रहे हैं यहाँ की कंडीशन क्या है, ना कोई सफाई है, ना सीवरेज का कोई सिस्टम ऐसा है कि जिससे आवाम को कोई सहूलत पहुँचे। वोट लेने के लिए ये लोग आ जाते हैं मतलब के लिए, उसके बाद में फिर ये गायब हो जाते हैं कि ये गए किधर है। खुदा का खौफ करें आप लोग। 6 साल के भर के ला रहे हैं, देखो अभी भी कपड़े गीले हैं। 50 रुपये का पेट्रोल फूकते हैं ना तो 1 गैलन पानी लेके आते हैं, वो भी धक्के खाते हुए। ये गलियों में डाल दिए, देखो इसकी ज़रूरत थी हमें, ये हमारे को खाने को दे रहे, पानी दे देते, इसकी जगह लाइनें सही कर देते कि हमें पानी मिल जाता। अब काम पे से आओ, धक्के जाओ, पानी लेके आओ। हम जो गरीब आदमी, हम बोरिंग तो करवा नहीं सकते। अब जिसने बोरिंग लगाई उनके ही पानी नहीं आ रहे। अब ये पानी नहीं आ रहे तो क्या करें, बच्चे ला के भी अधमरे हो गए। 8 साल हो गई पानी को नहीं आए हुए, 8 साल। और 8 साल से बच्चे इतने से और इतने बड़े बड़े हुए हैं जो पानी ला के दे रहे हैं। अभी फिर बल्दिया के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बरसाती मेंढक आएंगे, फिर वो यही कहेंगे कि पानी जो है खुल जाएगा। जब ये जीत के चले जाते हैं तो उनका जो मामूली सा प्यून होता है ना, वो भी कम वक्त आके यहाँ ये नहीं देखता है कि यहाँ क्या मसला है क्या नहीं है। यहाँ तो पानी बिकता है, छोटी छोटी टंकियाँ आ रही हैं गलियों में और वो 800 रुपये की दे रहा है, और ट्रक आते हैं वो तो 3000 2500, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। अब बोरिंग भी इतनी नीचे चली गई है, 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं हाँ एक बोरिंग को। ज्यादातर लोग ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि वोट लेने आते हैं और फिर नजर नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है और हम बहुत अरसे से, कई सालों से सुनते आ रहे हैं कराची वालों के मसाइल। पानी का मसला कब खत्म होगा, कब लोगों का ये मसला हल किया जाएगा? हमारा ऐसा लगता है मुझे देखकर कि कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद जाकर आप अपने जो हालात नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हालात से या आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और फिर वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। मुझे तो ये लग रहा है। खैर, इस पर मजीद बात करने के लिए बिल्कुल मजीद बात कर लेते हैं। अमीर इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। हाफिज साहब, हम तो कई सालों से सुन रहे हैं और आप भी यकीनी तौर पर सुन रहे होंगे, देख भी रहे हैं तमाम मसाइल। हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर किए हैं, जितनी जरूरत है इस वक्त कराची की पानी की और जितना मिल रहा है, लेकिन ये पानी का मसला खत्म नहीं हो रहा, ये हल नहीं हो पा रहा है, बल्कि हम उल्टा और पीछे जाते जा रहे हैं कि लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं कि पहले पानी आता था, अब नहीं मिल पा रहा हमें। देखें, बुनियादी बात यह है कि ये मसला पैदा क्यों हुआ है, और जितने लोगों से आपकी बात हुई सब ने ये कहा कि वोट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन उसके बाद हमें पानी नहीं देते। आप 17 साल से ये काम कराची वालों के साथ हो रहा है। आखिरी मरतबा नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में, मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ, 17 साल गुजर गए उनकी मेयरशिप को, जहाँ जहाँ लाइन पहुँचती थी वहाँ वहाँ पानी आता था इस शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम बना हुआ था, यही लाइनमैन थे, यही सब माफिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंट्रोल किया था। उनकी पूरी टीम थी जो निचली सतह तक बल्दियात में मौजूद थी, और उन्होंने कंट्रोल करके मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम बनाया था। और सिर्फ यही काम नहीं किया था, बल्कि K3 मंसूबा था जिसमें 10 करोड़ गैलन कराची को पानी मिला। K4 के लिए काम शुरू कर दिया। उनके बाद 17 साल में एक बूंद पानी का इजाफा इन तीनों चारों गवर्नमेंट से नहीं किया। 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसमें आधे बरस MQM उनकी इत्तेहादी रही है और उनके मेयर भी रहे हैं।
इसी तरह नून लीग की मरकज में हुकूमत रही और पीटीआई की मरकज में हुकूमत रही। इतना भारी मैंडेट लिया, कराची के पानी का मसला हल नहीं किया। अभी भी जो कराची वालों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो ये है कि जो K4 मंसूबा है, जो 65 करोड़ गैलन का इमरान खान ऐलान करके गए थे पिछले वजीर आजम, इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने इसको 26 करोड़ गैलन कर दिया और उसके लिए भी फंड नहीं रखा। अब नून लीग वाला आए बड़े हीरो बनकर और इन्होंने भी कहा कि अब 98 अरब रुपए मंजूर कर दिए, बजट रखा है 20 अरब रुपए का, जबकि कहते हैं अगले साल बना देंगे। तो ये धोखे पे धोखा है जो कराची के लोगों के साथ ये कर रहे हैं। अब देखिए लोगों का हाल क्या है कि लोग प्राइवेटली टंकियों में जो है वो पानी लेकर गलियों में घूमते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी, चंद 100 लीटर पानी लोग खरीदते हैं। ये शहर कराची है जिसने अभी 1.5 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। ये शहर कराची है जो 98% सूबा सिंध की हुकूमत का रेवेन्यू चलाता है। हमने क्या कसूर किया है कि हमारा एक मंसूबा 17 साल लगा दिए और आइंदा 2 साल में भी मुकम्मल करने के ये लोग उसमें नहीं है। कराची वालों का एक ही हल है, यहां जमात इस्लामी का मेयर आएगा, जिम्मेदारी तो लेगा, कम अज कम खुद परेशान तो होगा, उनकी तरह मौजूद तो रहेगा इलाकों के अंदर, खुद भी परेशान होगा पानी से और कराची वालों के साथ खड़ा होकर मसला हल करवाएगा। हाँ हाफिज साहब, अभी आप यही कह रहे थे कि जहां जहां लाइन थी वहां वहां पानी जाता था और जब ये बात होती है पानी की किल्लत के हवाले से तो यह आता है डिस्ट्रीब्यूशन को बहाना बना दिया जाता है, किल्लत का बहाना बना दिया जाता है। बार बार हम ये सुनते हैं, हम तो ये समझ रहे, हम देखें ना, हमारे पास तो वो नॉलेज नहीं है जो आपके पास है, तो हम ये समझते हैं अच्छा पता नहीं शायद पानी की फराहमी का ही मसला होगा, शायद डिस्ट्रीब्यूशन का ही मसला होगा। जी हाफिज साहब, दोनों मसले हैं। देखिए 580 मिलियन गैलन है, वो वजीर आला जो 14 साल से बराह रास्त बरसर इख्तिदार पार्टी के वजीर आला हैं और खुद को भी, इनको भी अच्छे खासे 8 साल हो गए, वो वजीर आला साहब फरमाते हैं कि 174 मिलियन गैलन गोया तकरीबन 30 से 40% पानी की लीकेज है। इनसे मैं पूछूं ये लीकेज क्या है? भाई ये लीकेज मैं आपको बताता हूं, ये टैंकर माफिया है, ये कुंडा सिस्टम है, जिस तरह बिजली के कुंडे लगाते हैं, मेन लाइनों में कुंडे लगाकर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये पानी मौजूद है लेकिन नलकों में नहीं आएगा, टैंकरों में आएगा। देखिए किल्लत है, हम 1/3 और 1/4 पानी हमें मिल रहा है आबादी के लिहाज से, ठीक है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम जिम्मेदारी से बना दिया जाए, बेईमानी ना की जाए, लाइन मैनों से लेकर एक्सीएन और एक्सीएन से लेकर वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से लेकर सीएम हाउस, करप्शन का ये धंधा खत्म हो जाए तो ये लीकेज खत्म हो जाएगी और बड़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। भाई 2 महीने बाद पानी आता है बाज इलाकों में, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते के बाद लाइनें लगती हैं, लोगों को लड़वाएंगे, ये आपस में जंगे करवाएंगे और ये जालिम मजे करते रहेंगे और अरबों रुपए टैंकर माफिया से हर महीने कमाएंगे। हम यही शेयर कर रहे थे कि बहुत सीधा निजाम की वजह से 174 मिलियन गैलन पानी जाया हो जाता है। ये बहुत ज्यादा पानी है, इससे कई लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर सिर्फ इसी पानी को बचा लिया जाए तो काफी हद तक जो कमी है वो बेहतर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। देखिए 174 में से जो लीकेज आप कहते हैं ना, वो लीकेज तो हो सकता है 40-50 मिलियन गैलन की हो। उसका वजह यह है कि वो भी इन्हीं का मसला है, पंपिंग स्टेशन ठीक नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम ठीक नहीं है, लाइनें ठीक नहीं है। तो भाई ये तरक्याती बजट जाता कहां है? मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी के 14 साल में सिर्फ सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट उस वक्त की डॉलर वैल्यू के मुताबिक कैलकुलेट करें तो 23.49 बिलियन डॉलर बनता है, जो आज के रुपीज में 5000 अरब रुपए है। ये 5000 अरब रुपए लाड़काना, जैफराबाद, शिकारपुर, हैदराबाद, कराची, सक्कर, नवाबशाह कहां लगे? ये तो 500 अरब रुपए भी नहीं लगाए इन्होंने, जालिमों ने। तो अगर लीकेज है तो इनकी वजह से है, और जो बकिया तकरीबन 125-150 मिलियन है वो लीकेज नहीं है, वो टैंकरों के जरिए आपको दस्तयाब है, वो जाली तरीके से इंडस्ट्री को सप्लाई हो रहा है। वो पानी है, आपको नलके में नहीं मिलेगा, टैंकर में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा हक मारकर हम उसी पानी को जो हमारी लाइन में आना चाहिए टैंकर से खरीदना पड़ता है, और ये जालिम इतने सूखे मुंह से कहते हैं 174 मिलियन गैलन की लीकेज है। आप नेमतुल्लाह साहब का जिक्र कर रहे थे अभी और बता रहे थे कि आज से 17 साल तकरीबन पहले जो है वो पानी का निजाम फिर बेहतर था। अगर दोबारा से ये निजाम की जिम्मेदारी आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों के पास क्या प्लान है? कराची का पानी का मसला आप लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं? देखें, शॉर्ट टर्म मसला तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो धंधा चल रहा है लाइनमैनों का, इधर प्लेट लगा दी उधर प्लेट लगा दी, लोगों आबादियों में पानी लाने के लिए, अपना हक लेने के लिए लाइनमैन को पैसे खिलाने पड़ते हैं। ये है कराची वाले जो हर सतह के ऊपर अपने जायज हक लेने के लिए इस पूरी माफिया को, और वाटर बोर्ड में उस जमाने में एमक्यूएम वालों ने भर्ती कर दिया था।
अब पीपल्स पार्टी वाले भर्तियां कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पे भर्तियां होती हैं, मेरिट की बुनियाद पे लोग नहीं है, तो मेरिट के निजाम को कायम करेंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम अपनी निगरानी में। देखिए वाली वारिस कोई नहीं होता, यहां से भारी मैंडेट मिला, पीटीआई को पलट के नहीं देखा। यहां पर जो नीचे का निजाम था एमक्यूएम के हाथ में था, जो ज्यादातर सीटें जीते थे वो बल्दिया की, और अब एडमिनिस्ट्रेटर्स और छोटी जगह जहां पर सरकारी अफसर काम कर रहे हैं, तो ये तो कोई कंसर्न ही नहीं होता। यूसी ऑफिस तो लोग जाते ही नहीं है, इसलिए कि उनको पता है यहां से कुछ नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी का जब यूसी चेयरमैन होता है या नाजिम होता है तो वो मौजूद होता है लोगों में, सुबह सुबह स्वीपर्स की हाजिरियां लगाता है। हमने किया इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिम्मेदारी के साथ इस शहर को ऑन किया है, और हम फिर देखते हैं कि कौन सा लाइनमैन बदमाशी करता है। एक पहली बात। दूसरी बात यह कि शॉर्ट टर्म 6 महीने, एक तो प्लान ये हो गया, दूसरा 6 महीने का अलग प्लान है। K4 मंसूबा हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। इसी पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल कुछ हाथ नहीं डाल रही और विफाक हमसे झूठ बोल रहा है, हम लड़ेंगे और विफाक से अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। ये जमात ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर रहा। सबको अपनी गवर्नरी चाहिए, सबको अपनी वजारतें चाहिए, रिश्वत चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं वो तो हवाओं में उड़ते रहते हैं, कराची से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कराची का मसला तो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो हम ऑन करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम हाई राइज बिल्डिंग के लिए आरओ प्लांट लाजमी करेंगे, हम समंदर वाले पानी के लिए भी काम शुरू करेंगे। जो भी कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, हमारी दुआ यही है कि वो ही आए। अल्लाह पाक जानता है दिलों के हाल, और यही दुआ है कि जो भी हमारे शहर के हालात बेहतर करेगा हमारे लिए, अल्लाह से यही दुआ है कि वो ही आए। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का। कराची में शॉर्टेज की खबर और तबसरे के बाद अब हम चलेंगे पाकिस्तान पर। अक्सर लोग ये पूछते हैं, मैं भी आपसे पूछूंगी, ये कर्जा क्यों है हम पर? यही हम सवाल करना चाहते हैं। कर्जा है नहीं, कर्जे हम मजीद ले भी रहे हैं, और ये कर्जा हमें क्यों लेना पड़ता है, क्या वजूहात हैं? अभी जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के IMF के साथ जो मुआहदे के इम्कानात हैं वो वाज़े होने के बाद चीन के माली ताउन का आगाज भी हो गया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 37 अरब डॉलर की बैरूनी जो फाइनेंसिंग है माली साल के लिए वो हमें चाहिए। फिर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो इस बैरूनी फंडिंग का उसूल नामुमकिन हो जाएगा। ये तो सारी बातें हैं जो हम देख रहे हैं। ये सब बातें तो मेरे ऊपर से गुजर रही हैं, तो फिर मुझे समझाएं। हमारे पास जो समझने वाली बात यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, फिर भी हमारा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कर्जा हम ले भी रहे फिर भी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, मईशत संभल नहीं पा रही। लेकिन क्या मुझे पैकेज की शक्ल में दिखा सकते ताकि मैं गौर से देख सकूं कि दरअसल ये हमें कर्जा लेना क्यों पड़ता है? बिल्कुल, हम ये पैकेज की सूरत में देखते हैं तफसीली, ताकि हम ये जान सकें कर्जा लेने की वजह क्या है, मकसद क्या है। पैकेजेस की फैन हूं, मतलब इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके पैकेज। कर्ज ये वो चीज है जो जिस शख्स या मुल्क पर हो उसके लिए टेंशन का बाइस बनती है। दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जो कर्ज लेते हैं। अहम बात यह है कि कर्ज से हासिल होने वाली रकम खर्च कहाँ की जाती है। ये रकम पैदावारी ज़राए पर खर्च करके कौमी आमदनी में इजाफा किया जाए तो मुल्क की मईशत मजबूत और करेंसी की कदर मुस्तहकम रहती है। कर्ज को गैर पैदावारी ज़राए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च कर दिया जाए तो GDP में इजाफे, मईशत के इस्तेहकाम और मकामी करेंसी की कदर में बेहतरी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। इन दिनों पाकिस्तान में भी कर्जों की बहुत गूंज है। साबिका हुकूमत के रहनुमा कर्जों का बोझ बढ़ने का कह रहे हैं, तो नई हुकूमत कर्जों से मुताल्लिक नई किस्तों के लिए पुरुम्मीद है। अगर हम इस वक्त मुल्क के मजमूई कर्जों पर नजर डालें तो स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माह तक पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 6,625 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि चीन ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। अगर तफसीली जायजा लें तो 20 दिसंबर 1971 जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सदर पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान का मजमूई अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 30 अरब था। 1973 60 अरब, 1977 97 अरब, 1985 में मजमूई कर्जों का हजम 309 अरब तक पहुंच चुका था। 1988 तक कौम 523 अरब के कर्जों तले दब चुकी थी। 1990 बेनजीर भुट्टो के दौर में कर्जों का हजम 711 अरब तक पहुंच गया। 1993 में कर्जों का बोझ 1135 अरब तक पहुंच चुका था। 1996 में मुल्क का मजमूई कर्ज 1704 अरब तक पहुंच गया था। 1999
परवेज मुशर्रफ दौर शुरू हुआ था तो मुल्क 2,996 अरब के कर्ज तले दब चुका था। 2002 तक कर्ज का हजम 3,636 तक पहुंच चुका था। 2007 तक कर्जों का बोझ 4,802 अरब हो चुका था। 2008 में ये कर्जे बढ़कर 6,126 अरब हो चुके थे। 2013 में ये कर्जे 14,318 अरब रुपए तक पहुंचा। 2018 में कर्ज 22,820 अरब रुपए हो चुका था। यानी 10 बरस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने मजमूई तौर पर 18,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का अंदरूनी कर्ज अप्रैल 2022 में 28,913 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्ज 14,291 अरब रुपए था। ये मुसलसल कर्जे कैसे मुल्क पर बोझ बन रहे हैं, ये तो अवामी नुमाइंदे या हुकूमती रहनुमा ही सही तरीके से समझा सकते हैं। तो ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि 1971 से लेकर अब तक कर्जों में हमारे कितना इजाफा हुआ है मुसलसल, और कहां तक 2018 में हमारे कर्जे कहां थे, और पीटीआई ने अकेले जो तकरीबन 20,000 अरब का जो कर्जा ले लिया, उसके बाद हमारे कर्जे कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो अवाम है पूरी वो इस वक्त कर्जे तले दब चुकी है। हमारा जो है वो कहते हैं ना बाल बाल जो है ना वो कर्जे में डूबा हुआ है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फरहान साहब, हमने डिटेल रिपोर्ट देखी है जो हमारी टीम ने तैयार की, किस तरीके से 1971 से लेकर अब तक हमारे कर्जों में इजाफा हुआ है। कर्जों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये बोझ पड़ता जा रहा है ये तो आवाम पर ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वक्त के साथ साथ अवामी ज़रूरियात की जो अशिया हैं उन पे हुकूमत का खर्च कम होता जा रहा है, क्योंकि कर्ज की बहरहाल एक कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, और वो पाकिस्तान अदा कर रहा है कि वो हर साल सूद की रकम में इतना इजाफा हो रहा है कि जो कौमी ज़राए हैं वो वहाँ पे इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कि आम आदमी की बेहतरी के लिए जो इस्लाहात होनी चाहिए, जो काम होने चाहिए, जो खर्च होना चाहिए, वो तकरीबन नापैद होकर रह गया है। अच्छा फरहान साहब, अगर ये जो कर्जे हम ले रहे हैं और हम पर इजाफा हो रहा है, ये सही जगह इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर क्या होता है? मतलब मैं सिर्फ एक आम इंसान और एक आम शहरी की नज़र से समझना चाहती हूँ। जी इसका आसान सा और मुख्तसर जवाब तो ये है कि फिर ये होता है जो पाकिस्तान को हुआ है। अगर आप अपने खर्च अखराजात में बेईमानी करेंगे और मुल्क में जो तरक्की के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि जो रकम मुख्तस की गई, खर्च की गई, किताबों में दिखाई गई, उनमें से आधी नहीं लगता कि वहाँ पे खर्च हुई, बल्कि वो कहीं और चली गई, और उसके बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आई है। तो फिर क्या होगा? अगर आपने किसी जगह पे 100 रुपये लगाने हैं और आप 50 रुपये लगा रहे हैं, 50 रुपये ज़ाया हो रहे हैं, लोगों की जेबों में जा रहे हैं, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि आप मखरूज तो 100 रुपये के हैं और उसी 100 रुपये के ऊपर आपने सूद भी देना है, वो 100 रुपये आपने वापस करना है। इस किस्म की कहानी जो कि पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती से बड़ी है, उसके नतीजे में ये सूरत हाल सामने आई है। फिर क्योंकि कर्ज की रकम में तारीख़ी एतबार से वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है, तो ज़ाहिर है जब रकम बढ़ेगी तो आपका सूद भी बढ़ेगा, और वो सूद अब इतना बढ़ गया है वो कमर तोड़ एक सूरत हाल हो गई है। अच्छा फरहान साहब, ये जरूर बताइएगा कि कर्जा लेने से जो करेंसी वैल्यू है वो कम होती है या बढ़ती है? भाई देखिए, आसान सी बात है कि अगर आप अपना कर्ज लेकर उसके नतीजे में कोई बेहतर काम करें, अगर आप कर्ज लेकर अपनी कौमी यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप अपनी पैदावार को बढ़ाएं, आप अपनी बरामदात को बढ़ाएं, आप बाहर से ज़्यादा डॉलर लेकर आएँ मुल्क में और मुल्क की बेहतरी के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कर्ज भी जो हैं या वक्त के साथ साथ जो आपने लिए वो आप उसको मैनेज कर लेते हैं और उसका बोझ इतना नहीं होता। अगर ये मांगे तांगे का काम चलता रहा और ये ऐसी सूरत हाल रही कि जी आपने जितना कर्ज लिया उसमें से बहुत बड़ी रकम ज़ाया हो गई, तो फिर जाहिर है कि मुल्की मईशत के लिए वो तो एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी ना।
बिल्कुल। लेकिन फरहान सर देखें, हर हुकूमत आने से पहले या जब वो आ रही होती है तो पहले तो वादे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम वाटर शॉर्टेज पे बात कर रहे थे हाफिज नईम साहब से कि जी हुकूमत आने से पहले बड़े वोट होते हैं, बड़े मसाइल का वो कहते हैं कि जी हम ये कर्ज उतार देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हर हुकूमत के आने के बाद उनका जोर होता है एक तो कर्जों पर, और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम कर्जे आते जाएंगे और अभी समझते हैं हमारी वैल्यू जो है ना रुपये की वो बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी सर। जी, तारीख तो यही रही है जो आप फरमा रही हैं, और एक सबक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सबक पाकिस्तान के लिए होना चाहिए कि जितना जल्दी हम किफ़ायत शारी की तरफ जाएं, सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि सही मानों में निजकारी की तरफ जाएं, क्योंकि हुकूमत के, सरकार के कई इदारे हैं जो कि मुल्क के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं। आप चाहे एयरपोर्ट पे जाएं, PIA का काउंटर देख लें, वहाँ पे जिस किस्म की सूरत हाल होती है, आप मुल्क में निकलें, आप कराची की स्टील मिल्स के बारे में सवाल और जवाब करें। ये एक लाइन है लंबी सफ़ेद हाथियों की, और ये सफ़ेद हाथी वक्त के साथ पाकिस्तान पे इन्होंने मज़ीद बोझ डाला है और इस वक्त भी डाल रहे हैं। जब तक के पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हक में फैसला नहीं किया जाएगा कि इन इदारों से जहाँ तक मुमकिन हो जान छुड़वाई जाए, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 14-15 साल पहले जब मुल्क के एक मारूफ सनतकार ने ये कहा कि PIA के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर इसे टोकन ₹1 या $1 पे भी दे दिया जाए, बेच दिया जाए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। उस पर बहुत वावेला मचा, यूनियंस ने शोर मचाया, बहनों ने शोर मचाया। लेकिन सूरत हाल ये है कि 15 साल में हुकूमतों ने जितना पैसा दिया है PIA को कायम और दायम रखने के लिए, उतने पैसे में तो शायद छोटी मोटी एक और अच्छी एफिशिएंट एयरलाइन बन जाती। बिल्कुल यही हाल एयरलाइन शुरू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई मिसाल है, 14 साल हो गए जब तो ये मिसाल आपकी बिल्कुल रेलेवेंट है इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया ना कि अगर कर्जे हम ले रहे हैं तो उसको प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम वो कर्जे लेते हैं और उसके बाद कर्जा का जो बोझ है वो आवाम पर पड़ जाता है, लेकिन वो पैसा सारा जाया हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फरहान बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन भी किया कि जो पूरा मामला है कर्जों का ये क्या है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जाने से पहले आपको बताएं कि मेरा पेन भी गिर गया, लेकिन जो सर के दर्द की अद्वियात हैं वो मार्केट में उनकी किल्लत हो चुकी है। वजह इस वक्फे के बाद। शहजाद एक बार फिर हम मस्ती देने का बेहद शुक्रिया। हम तो अपनी बातों में लगे रहते हैं, एकदम से याद आया कि हम तो लाइव आ गए। शाहजी बहुत ज्यादा हो रहा है ना आजकल मूवमेंट के, इलेक्शन हो जल्दी हो जाए, क्या क्या वजह है उसकी? और कोई सर्वे वगैरह अगर हो ना, पता चले कि क्या हो रहा है, लोग कितने % चाहते हैं इलेक्शन होना, कितने % नहीं चाहते। कितनी अच्छी बात है, इससे पता लग जाएगा कितने लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, कितने लोग नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में वक्तन फ़वक्तन जो इलेक्शंस हैं, बल्दियानी इंतखाबात भी हो रहे हैं, कहीं पर आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ कई मुतालबात भी किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंतखाबात इसी साल हो जाएं, लेकिन हुकूमत को हम देख रहे हैं कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो खास वज़ीर इत्तलात जो है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो कह रही है कि वक्त पर ही इलेक्शंस होंगे। तो ये सारी बातें तो हम देख रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या मुतालबा? लेकिन हम जो है ना वो बगैर बिजली का जो लोड शेडिंग है वो खत्म करके जाएंगे, जब भी जाएंगे वो खत्म हो या ना हो, लेकिन इलेक्शंस वो कह रहे हैं कि हम वक्त पे करा देंगे। तो खैर हम ये देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो, जल्दी हो जाएं, इसी साल हो जाएं, या फिर नहीं 2023 में जो वक्त मुकर्रर है इलेक्शंस के लिए उसी टाइम पर हो। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हम देखेंगे गैलप सर्वे किया गया है। गैलप सर्वे हमेशा बहुत अच्छे सर्विस करता है कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं, कितने फीसद लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 2023 में हो। तो इस सर्वे क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिलाल भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई क्या ये मुमकिन है जो शाहजेब कह रहे हैं कि इस तरह का कोई सर्वे हुआ है कि कितने अफराद की राय थी, सर्वे का जो हिस्सा बने उनकी किस तरह से राय जो है वो सेग्रीगेटिंग हुई या डिविजनिंग हुई? जरा प्लीज गाइड करिएगा ना सर्वे के हवाले से।
बिल्कुल। ये जो इशू है कि इलेक्शन जो है वो जल्द करा देने चाहिए या वक्त पर होने चाहिए, ये असल में इस वक्त दो जो सियासी धड़े हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन करा दिए जाए, और PDM जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उनका कहना है कि वो अब शायद वक्त पे नहीं 2023 में ही इलेक्शन कराएंगे। तो ये क्योंकि दो नारे हैं तो हम इसको गाहे बगाहे टेस्ट करते रहे कि लोग किस तरफ खड़े हैं। हमने अप्रैल में सर्वे किया, फिर मई में किया और अब जून में सर्वे किया। तो जो जून के नताइज हैं उनमें तकरीबन 2/3 पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दिए जाए, 2023 तक का इंतज़ार ना किया जाए। और इसमें अगर हम ट्रेंड देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जो हुकूमत इस वक्त जो हुकूमत में है, इनका वक्त आगे आगे जा रहा है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। अप्रैल में ये शरह 53% थी, जो कि अब बढ़ के 76% हो गई। तो मुतालबा इलेक्शन कराने का वो एक ज़ोर पकड़ रहा है। और अब ये सर्वे जो है तकरीबन 1200 अफराद से किया गया मुल्क भर में। इसमें रूरल, अर्बन चारों सूबों की नुमाइंदगी थी, यंग एंड ओल्ड अलाइक इसमें मौजूद थे, मर्द और ख्वातीन थे। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 24-25% लोगों ने ये कहा है कि इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त पर हों, बाकी 76% ये कह रहे हैं कि इंतखाबात जल्द करा लिए जाएं। लेकिन साथ में बिलाल गिलानी साहब ये ज़रूर बताइएगा कि लोगों से ये भी पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, वो ये क्यों कह रहे हैं कि इंतखाबात जल्दी कराए जाएँ? इस पे दो रीजंस हमारे सामने नजर आते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका कुछ मिजाज इस तरह का है कि जब सियासतदान इलेक्शन के वक्त आते हैं तो उस वक्त वो वोटर को अहमियत देते हैं। तो क्योंकि वोटर अहमियत तभी महसूस करता है अपनी, जब इलेक्शन का वक्त करीब आए, इलेक्शन हो रहे हों, तो उसको लगता है कि उसकी कोई बात सुनेगा, उसके मसले की है कि हल की तरफ बात जाएगी। तो एक इलेक्शंस जो हैं उस लिहाज से एक पेरिनियल सा, एक मुस्तकिल बुनियादों पे लोग डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि वो एक मोमेंट है जिसमें वो लीडर है और जो लीडर है वो उनसे वोट मांगने आता है, एक तरह का साइल है। मगर दूसरी आई थिंक एक जो वजह नज़र आती है वो ये कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी है। तो आवाम का एक ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो एक तरफ जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि इस वक्त एग्जैक्टली क्या पोजीशन है ये नज़र आता है। तो उनके ख्याल से शायद ये इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस करने में मदद, यही बड़ी वजह है। यही बड़ी वजह। अच्छा बिलाल भाई, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें 3 to 6 months में, क्योंकि देखिए हम इतनी रैपिडली चेंज आ रहा है मुल्क की हालात में, कभी हुकूमत जो है वो रातों रात चेंज हो जाती है, फिर रातों रात जो है वो महंगाई बढ़ जाती है, फिर रातों रात घंटों के फर्क से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और फिर उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है, जस्ट मैटर ऑफ आवर्स में सिचुएशन बदलती है। तो हम शॉर्ट टर्म 3 to 6 months में देखें तो कितने फीसद, कोई ऐसा कोई फिगर है जो शेयर कर सकते हैं कि लोग पुरुम्मीद हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे या थोड़े से बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट भी हो जाएंगे? एनीथिंग इन दैट डायरेक्शन? एक हमने इसी में ये सवाल किया कि आपके ख्याल से अगले 6 महीने में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, ख़राब होंगे या वैसे ही रहेंगे? तो उसमें 52% जो हैं उनका ये कहना है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इस वक्त जितनी भी मुसीबतें हैं, हम एक बड़ी पुरुम्मीद सी कौम है, एक हमारा ईमान भी है इस बारे में कि अच्छा वक्त आएगा। तो मगर इस सब के बावजूद जो है वो लोग पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। बट एट द सेम टाइम 47% पाकिस्तानी जो हैं वो नाउमीद हैं, 52% पुरुम्मीद हैं। तो ये उम्मीद और गैर उम्मीद वाले लोग जो हैं ये तकरीबन बराबर हैं। अच्छा बिलाल साहब, कुछ ऐसे लोग तो नहीं थे जो ये कह रहे हो कि नहीं हम तो तंग आ गए और हमने किसी को वोट डालना ही नहीं है, हमने कुछ करना ही नहीं है इंतखाबात में, क्योंकि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो हल किए ही नहीं जा रहे? ये जब भी हम सवाल पूछते हैं तो तकरीबन 20 से 25% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कहते हैं कि इस वक्त मैंने अभी सोचा नहीं है इस मौजू के ऊपर, और ये कि मेरे ख्याल से कि कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। और इसमें हमने इंटरेस्टिंग ये देखा कि एक काफ़ी बड़ी तादाद यंग लोगों की जो 18 से 24 साल के हैं, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में अब वोट डालने जाएंगे,
उनमें ये शरह सबसे ज़्यादा होती है कि जो अनडिसाइडेड हैं इस वक्त, और उनका कहना है कि वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। तो इस तरह के लोग मौजूद हैं, और ये आई थिंक जी बिल्कुल, और ये एक आई थिंक बहुत बड़ा इशू है कि जब भी इंस्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल, तो उस वक्त जो है वो ये सियासतदानों से और सियासत से और डेमोक्रेसी से एक डिसएन्चांटमेंट में इजाफा होता है। तो इस वक्त कुछ उस तरह की भी एक फ़ज़ा मौजूद है पब्लिक ओपिनियन में कि जो सारे प्रोसेस से ही थोड़ा डिसएन्चांट और डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। राइट। थैंक यू बिलाल भाई फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर सबसे सवेरे पाकिस्तान। हमारी पूरी टीम बहुत शुक्रगुजार आपके वक्त की और आपके सर्विस की भी, विच आर एक्चुअली ट्रूली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू बिलाल भाई, हैव अ गुड वन। अब चलते हैं जरा सा एक दूसरे इंटरनेशनल ओसिस की तरफ। और इंटरनेशनल खबरें जब आपको दुनिया का गोल चक्कर लगवाते हैं तो कभी कभी अजदे की खबर आती है, तो कभी कभी कोई और खबर आती है। तो लेकिन आज क्या खबर दे रही हैं? आज बड़ी मजेदार है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय इंटरेस्ट के दूसरी जंगे अजीम के दौरान फिलीपींस में डूबने वाली अमेरिकन शिप यानी बहरी जहाज जो है उसके बाकियात मिल गए जनाब। उसके जनाब यस गोताखोरों ने जनाब सेमी बी के टूटे फूटे जहाज को फिल्माया, जबकि उसकी तस्वीर भी बनाई है और आप देख रहे हैं इस पर ऑन एयर भी आपको नजर आ रहा होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान सैमुअल बी रॉबर्ट्स नामी जहाज फिलीपीन के साहिलों में 7,000 मीटर गहराई में डूब गया था शाहजेब। और ये तस्वीर देखे से मुझे बड़ा मजा आता है ये कि इतने साल पुरानी जो तस्वीर मतलब जो तस्वीर अब ली हैं, ये जो इसके पुर्जे हैं बकायदा, मतलब उसके कितने पुराने पुर्जे हैं। इमेजिन, अब आप ये देखिए कि अमेरिकन और जापानीज बहरिया का जब वो उनके आमना सामना हुआ था जबकि बात तोपें चली थी, गोलाबारी हुई थी, ऐसा हुआ था ना। और वो वाली बात है कि जहाज में 224 अफराद ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से अबाउट लाइक 89 जो है वो हलाक हो गए थे। बकिया जो है उनको पता है जो कितने 135 को 50 घंटे बाद बचा लिया गया था। 50 घंटे तक लेकिन सरवाइव कैसे किया 50 घंटे? मैं सोच रही हूँ वो मतलब लेकिन जंगी सही फौजी उनकी सारी ट्रेनिंग जो है ना उस जमाने में पता चल गई होगी। लेकिन 50 घंटे बाद जो बचे होंगे तो उनकी क्या स्टोरीज होंगी, किस तरह वो डूबे थे, किस तरह एक दूसरे को बचाने की कोशिश की थी। देयर इज सो मच हिस्ट्री टू इट। लेकिन एक बाप ऐसा है भारत का जो अपने पैसे नहीं बचा सका, और वो पैसे क्यों नहीं बचा सका? उसके 39 लाख रुपए खर्च हो गए। कैसे खर्च हुए? वो ऐसे खर्च हुए, उनका जो बेटा है वो ऑनलाइन गेमिंग का जो है वो बड़ा शौक है रखता है, और वो ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था, और उसमें खसूसियात गेम के अंदर खसूसियात खरीदने के लिए, मुख्तलिफ असला खरीदने के लिए, और जो हम देखते नहीं बहुत सारे फंक्शंस आपको हासिल करने के लिए एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक कार्ड ऐड किया हुआ था उसमें, जो कि वालिद साहब का कार्ड था, और ऑटोमेटिकली उस गेम में से जो पैसे वो डिडक्ट होते रहे, डॉलर्स में डिडक्ट होते रहे, और इतने डिडक्ट हो गए कि तकरीबन 39 लाख उनके अकाउंट से गायब हो गए। जिसके बाद उन्होंने बैंक से रब्ता किया, उनके वालिद ने कि अचानक मेरे पैसे कहाँ चले गए, वो परेशान हो गए, और फिर बैंक वालों ने उनको बताया कि ये ऑनलाइन गेम के जरिए आपके पैसे कटे। लकीली आपको पता चल गया कि दफा तो आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो भी जाती है और बैंक वाले कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है, हमें नहीं पता कहाँ हुई है। तो शुक्र करें आपको पता तो चल गया कि आपका घर का बेदी लंका ढाई वाला सिनेरियो हो गया। लेकिन प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आपकी सुबह हमारे साथ मालूमात से भरपूर और खुशगवार गुजर रही होगी। तो अब मौसम खुशगवार तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ अपने वो पैकेज में चैलेंजेस भी लाता है, और उसमें बिजली का जाना भी होता है, पानी का भरना भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पानी बहुत ज्यादा जो है वो आ जाता है। बिल्कुल, कराची का हम जिक्र करते हैं तो यहाँ तो बारिशें इतनी ज्यादा नहीं हुई अभी तक, क्योंकि जो प्री मानसून का जिक्र किया जा रहा था, अभी मानसून का आगाज होने वाला है। उसमें कहा जा रहा है कि अभी फिर अब ये चांस है, जवाब भी बता भी रहे थे कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी सितंबर तक है। बिल्कुल, और लेकिन बलूचिस्तान में हमने ये देखा कि हालिया बारिशों ने शदीद तबाही वहां पर फैलाई,
और लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी बात है, हम ये देख रहे थे कि एक तरफ तो ज़ेर-ए-आब आ गए कुछ इलाके, लेकिन वहां पर इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर की गई। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो इमदादी कामों की वजह से जो वहां पर टीमें थी वो वहां पर पहुंची, उन्होंने कोशिश की जो लोग फंसे थे उनको भी निकाला जा सके, जो लोग वहां पर परेशान थे इसकी वजह से वो एरियाज भी क्लियर कराने की कोशिश की गई। ओके, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब भी कहीं का भी बारिशों का खदशा होता है या ओवर फ्लडिंग का डर होता है या खौफ होता है, हुकूमत का कितना बड़ा कैरेक्टर होता है शाहजेब कि जब वो उसकी सारी रेस्क्यू मिशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस को वो ऑपरेट कर रहे हो, देख रहे हो, उसका कितना बड़ा हाथ होता है? अच्छा, जितना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना इसमें वो ये कि आप एक प्री प्लान इस चीज को कर लें कि जब आपको डिपार्टमेंट बता देते हैं, महकमा मौसमियात बता देता है कि बारिश का खदशा है, तो उसकी तैयारी कर लेना पहले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की हमने खासतौर पर उनको देखा, अप्रिशिएट भी हम इस बात पे करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और तूफानी बारिशों की वजह से जो नुकसान हो सकता था उससे बचाने की पूरी कोशिश की गई है, इमदादी कार्रवाइयां जो है वहां पर की गई। लेकिन अब जो खदशा है आने वाली बारिशों का, उस हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं? तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, करेंगे। फराह साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो फराह साहिबा बताएगा जो हालिया बारिशें हुई हैं उससे कितना नुकसान पहुंचा, क्या हुआ? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अभी ये देखें, ये 5 जुलाई को जो मॉनसून का सीज़न है वो शुरू होगा, और ये जो अभी हालिया बारिशें हुई थी ये प्री मॉनसून का सीज़न था, और इसमें तकरीबन कोई 13 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 28 जो हैं वो इंजरीज़ हैं। और इसके साथ साथ जितने भी डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्हें मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो रिपोर्ट्स तैयार करें कि डैमेजेस कितने हुए हैं लाइव स्टॉक के और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्रिजेस भी इसमें आते हैं, रोड्स भी आते हैं। तो वो रिपोर्ट्स जो हैं विद इन अ कपल ऑफ डेज जो हैं वो रेडी हो जाएंगी, तो वो मैं आपके साथ फिर एक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर कर सकूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि बिकॉज ऑफ द मतलब प्रिपरेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें PDMA भी शामिल थी और जो डिस्ट्रिक्ट हमारी इंतजामिया थी वो भी थी, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ऑलरेडी सबको इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई थी, तो प्रॉपरली जो सारा मैनेजमेंट था वहाँ पर वो हो गया था, और रिलीफ का जो सारा ऑपरेशंस था वो भी था। रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये 3 ही चीज़ें होती हैं PDMA की। और इसके साथ साथ अभी जो आगे हमारा 5 जुलाई को जो मॉनसून का जो सीजन है वो शुरू होने जा रहा है, उसके लिए भी टीम्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। यही मेरा सवाल था फराह, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आपने जिस तरह कहा ना 1 जुलाई के बाद से पूरे पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो बाकायदगी के साथ आएगा कि शदीद बारिश और शदीद बारिश है। सितंबर तक वी आर एक्चुअली बीन टोल्ड एंड प्रेडिक्टेड कि भाई बहुत ज्यादा बारिशें होंगी तादाद में। अब ये तो आपने वो हमसे फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किया और बड़ी दुआ है कि जो इंजर्ड हैं अल्लाह ताला उनको ज्यादा सेहतयाब करे। लेकिन अब जो आने वाला है, अब जो फेज आएगा, जी 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 नहीं, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें माया। जी जी, अब जो आने वाला है फराह, बस ये बता दीजिएगा कि अब जो आने वाला है बारिशों का सीजन, उसके लिए तैयारी पहले जो की थी वो तो जाहिर है प्री मॉनसून की थी, लेकिन अब जाहिर ज्यादा तैयारी चाहिए होगी, आपको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगी, ज्यादा आपको फाइनेंसेस चाहिए होंगे। क्या आप उस हिसाब से प्रिपेयर्ड हैं, या आपको जो मदद चाहिए या जो आपको बात भी करनी है आप प्लीज जरूर कीजिएगा। जी फराह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पहले अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्री मॉनसून था, ये तो कम बारिशें थीं। अब तो जो मॉनसून का बाकायदा तौर पर सीजन शुरू होगा तो बारिशें बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे जब इश्यूज आते हैं या इस किस्म की, जिस तरह कोई अर्थक्वेक हो खुदा न खास्ता, या इसके अलावा और भी कोई इश्यूज हों, तो उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए एक कंटिजेंसी प्लान जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो कंटिजेंसी प्लान तैयार करके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ शेयर कर लिया गया है, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, जैसे आपका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, CNW का, वापडा का, इवन इसमें FC और आर्मी भी, तो वो जो एक कंटिजेंसी प्लान है वो तैयार करके PDMA की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर लिया गया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो आने वाला मॉनसून का सीजन होगा उसे कम्प्लीटली हम टैकल कर लेंगे, और नुकसानात हमें
पूरा उम्मीद भी है और यकीन भी है कि नुकसानात, हमारी कोशिश है कि जितने कम से कम कार्रवाइयों में किन मुश्किलात का सामना रहा है जब बारिशें वहां पर हुई हैं, और अभी भी जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या परेशानियां आती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं इमदादी कार्रवाइयों में? खासतौर पर कोई खास इक्विपमेंट की भी जरूरत है इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट को? जी देखिए, इमदादी कामों में देखिए, जब इस किस्म का कोई डिजास्टर आता है जिसमें वही मैंने आपसे कहा अर्थक्वेक है या सैलाबी हमारे जो चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ होता है, तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑन टाइम प्रिपेयर होते हैं अपनी कंटिजेंसी प्लान के साथ, तो फिर मुश्किलात में कमी भी आती है। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मीडिया भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना जो एक रोल है वो प्ले कर सकती है, कि अवेयरनेस की लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है। मैं यहाँ आपको बताऊं माया, ये जो हरनाई का वाकया हुआ और सिब्बी में ये जो 5 एक ही फैमिली के लोग जिनकी डेथ्स हुई हैं अभी ये प्री मॉनसून में, उनका यही वजह थी कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। हालांकि वहां के मकामी लोगों ने उन्हें ये बताया कि पानी का जो है बहाव बहुत ज्यादा है, गाड़ी ना गुजारें, तो लेकिन वो फिर भी नहीं माने। वो फैमिली और गाड़ी गुजारी, और वो गाड़ी जो थी वो पानी लेके बहा के ले गया। तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी अभी इंतजामिया की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से, PDMA की जानिब से अब शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को बताया जाए जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो उन्होंने किस तरीके से टैकल करना है। जी फरा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपकी बात से मुझे एक आइडिया आया है, आई एम ओनली सजेस्टिंग इट। बाकी आप लोग ऑब्वियसली हुकूमत, आप देखिए, आप तर्जुमान हैं, कि जिस तरीके से सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, स्पेशली जो फोरम्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, इस पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो एक्टिव भी हैं। तो क्यों ना कैंपेन्स की वीडियोस बनाई जाएं, जो सर्वाइवर्स हैं कि जी हमने ये एहतियात नहीं की थी, आप लोग एहतियात करें, या कोई इस तरह का मैसेज जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग उसको फॉरवर्ड भी कर सकेंगे, देखेंगे वीडियोस आउट ऑफ इट, वो अपनी रील्स भी बना सकते, तो इस तरह करके अवेयरनेस भी होगी और लोग एक दूसरे से शेयर। वेरी वेल सेड जी, बिल्कुल बिल्कुल जी माया, वेरी वेल सेड। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया। यही मैं आपको कह रही थी कि इस किस्म का जो अवेयरनेस कैंपेन है वो शुरू कर दी गई है, और बहुत जल्द आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पे इस किस्म के जो वीडियोस हैं वो भी देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं हमें करते करते एकदम से ख्याल आया, ऑब्वियसली बिकॉज हम परेशान इसलिए भी हैं कि हम जहां तरसते हैं बारिशों को, वहां पर आने से पहले उसकी घबराहट भी होती है कि अल्लाह खैर की बारिश हो, बाराने रहमत हो, कि जो भी हो वो रहमतों के साथ आए, ना किसी की जान को ना माल को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान की सरजमीन के लिए भी अच्छा है, हवा के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। बारिश का पानी कितना सेहत के लिए अच्छा होता है, बट देन अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू फरा, आपने वक्त भी निकाला, बट बहुत सारी दुआएं भी हैं। अल्लाह करे आने वाले मॉनसून से पहले अच्छी तैयारियां हो, कि नुकसान अल्लाह पाक बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर हो तो माल का हो, जान का ना हो, वो भी इतना कि किसी को एक्सट्रीम नुकसान हो। थैंक यू सो मच। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह हमारे साथ थी, एंड ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत सारी दुआएं बलूचिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जो नजर है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। आंखों में रोशनी, आंखों में नूर और आंखों का सही होना एक बहुत बड़ी नेमत है। हम उनको खुद से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम लोगों को पता होता है, कुछ चीजें हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, तो क्यों ना सबको दिखाएं कि हमने आई एक्सपर्ट से बात की, वो क्या हुई आंखों के बारे में। कि कितनी बड़ी नेमत होते हैं शाहजेब, आंखों से सीरियसली अगर एक आप छोटी छोटी कहते हैं ना, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन से नेमतों को जुटलाओगे, तो आंखें वाकई में अगर आंखों में हल्का सा भी जल्दी कुछ आ जाए, वीक हो जाए सर, मेरे ऑब्वियसली वी ऑल वेयर ग्लासेस, हम लोग को पढ़ने के लिए, देखने के लिए जरूरत होती है, लेकिन अगर ठीक हो जाती है, या वो टाइम जिसमें बिल्कुल ठीक थी, कितना अच्छा था। लेकिन आजकल आप देख रही हैं हर बच्चे की, हर बड़े की जो आंखें कमजोर होती जा रही हैं, आई साइट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना, बुजुर्ग होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। और आज हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत मोटी मोटी ग्लासेस लगी हुई है, लेकिन हम जब बात करते हैं आंखों की कमजोरी की, तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है। ये विटामिन की कमी क्यों होती है, क्यों आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, क्यों कमजोर हो रही हैं, आई साइट वीक हो रही है, आज इस पे हमने बात करनी है कि हमारी ग़िज़ा भी मैटर करती है। और किसी विटामिन की कमी, मैंने सुना था कि आपको वीकनेस नहीं होती, लेथार्जिकनेस नहीं होती, हड्डियों में दर्द होता है, विटामिन डी कम हो जाता है, लेकिन विटामिन का आंखों से भी कोई, यानी कि विटामिन
ए का ताल्लुक आंखों से भी होता है, ये मुझे पता नहीं और था। इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आप खाते पीते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी आंखें कैसी चल रही हैं। अगर आपकी आंखें मुतासिर हो रही है, इसका मतलब है आप डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें खा रहे हैं। तो विटामिन ए आपको कैसे लेना है और क्या करना है, कैसे अपनी आंखें बेहतर बनानी है, हम तो आपको नहीं बता सकते। तो ये आपको कौन बताएगा? ये आई स्पेशलिस्ट ही बताएगा। डॉक्टर अफीफा शम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी है? ठीक ठाक है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बड़ी जबरदस्त आज का जो शाजिब भाई ने क्या टॉपिक जबरदस्त आज का तो शेयर किया है हमारे साथ। हम तो हमदन गोश हैं, आप बताएं ना। मैं बताऊं? हाँ। आप पूछे ना, फिर बताएंगी। तो बाकी में विटामिन का ताल्लुक आंखों से विटामिन का, हाँ आपने ये जो बताया ना कि विटामिन ए का जो ताल्लुक होता है, एक तो इसका ये ताल्लुक होता है कि जो हमारा रेटिना होता है जिसमें इमेज पड़ता है और हमें आगे नज़र आता है, उसकी जो विजुअल पाथवे और उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो यूजुअली कुछ लोग आते हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन के साथ आते हैं, तो वो पेशेंट्स में विटामिन ए ही हम बहुत ज़्यादा स्टार्ट करवा रहे होते हैं, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ड्राई आइज़ की तरफ जाता है। उसके अलावा भी डिफरेंट विटामिन होती हैं, वाइटामिन होती हैं जो आँखों के लिए, रेटिना के लिए, कॉर्निया के लिए और डिफरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं और उसके अलावा जो सर्कुलेशन होती है आई की, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। का जो जिक्र कर रहे हैं हम वो बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारी आंखें बेहतर हो जाएं। हम विटामिन ए ऐसे फ्रूट्स ले लें या दीगर चीजें लेने से हमारी विटामिन पूरा हो। जी, विटामिन ए के लिए जो है अच्छा डिफरेंट होती हैं, जैसे कि एक तो आपका फिश ऑयल टैबलेट्स होती हैं, उसमें ओमेगा 3 का भी रोल जो है आपकी आई की ड्राइनेस से रिलेटेड होता है और आपके जो विजन सिस्टम को बेटर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिश आपने वंस अ वीक स्टार्ट करनी है। उसके अलावा आपने डेयरी प्रोडक्ट्स में योगर्ट और जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन ए भी आपको मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ल्यूटिनिन और ज़ीज़ैंथेनिन जो होता है, जो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम एज की तरफ बढ़ते हैं तो एक ARMD होता है जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन होता है। मैक्यूला इज अ थिंग जो आपका सेंट्रल विजन क्लियर करता है। जब सेंट्रल विजन आपका चला जाता है, यू कांट सी द फेस, ड्राइविंग, इन सब में आपको नहीं नज़र आता है। ARMD होता है, एज रिलेटेड होता है। अगर आपने स्टार्ट में इस चीज़ पे नहीं फोकस किया तो ये आगे जाके इस तरह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है कि फिर हम उसको उस वक्त बहुत कम बचा सकते हैं। तो उस वक्त भी विटामिन ए और एक पूरा कॉम्बिनेशन आई का विटामिन डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर्बेक्सी खा लिया आपने और आपकी आंखों को मिल गया। इसमें ल्यूटिनिन होता है, ज़ीज़ैंथेनिन होता है, जिंक होता है। जिंक भी इंपॉर्टेंट होता है आई के लिए। और नाम तो मैं उस टैबलेट का यहाँ नहीं लूंगी, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन। अक्सर होता है लोग ना अचानक से कहते हैं मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फौरन एक मशवरा आता है, जैसे आपने कहा ना खाने पीने, इस तरह फौरन लोग कहते हैं गाजर खाइए, गाजर खाओ और क्या कहते हैं बादाम खाओ और आंखों में जो है ना वो पता नहीं क्या क्या डालो, पता नहीं क्यों डालो, डालो तो कुछ भी नहीं डालो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी आंखों में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, दिस इज ऑल्सो रोज वाटर से बहुत कहते हैं। रोज वाटर तो खराब है, नो इट्स नॉट फाइन। लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने मना किया था रोज वाटर नहीं डालना। मैं पहले भी आप लोगों को बता के गई, मत डालें रोज वाटर खुदा के वास्ते आंखों में। बीटा कैरोटीन होता है, कैरेट में होता है जो ARMD और कैटरेक्ट से भी जो है वो प्रिवेंट करता है। और इसमें विटामिन ए भी होता है जिसकी वजह से आपका विजुअल पाथवे, विजुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी सही होती हैं। तो आपने फिश इंक्रीज करनी है। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं दे आर द रिच सोर्स इन ओमेगा 3। और आपने जो है वो अपना एग्स का जो यॉक होता है वो विटामिन ए का रिच सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑरेंज जूस आपने ले लिया, सिट्रस फूड ले लिए, तो उससे जो आई की ब्लड वेसल्स हैं वो नरिशमेंट उनको मिलती है। तो ऑब्वियसली जब आप जिस चीज़ को नरिशमेंट अच्छी मिलेगी तो यू कैन सी बेटर, आपकी आई हेल्थ अच्छी होगी। आपकी सरफेस डिसऑर्डर्स विटामिन ए के कम लेने की वजह से होते हैं। विटामिन ए से अगर हम देखते हैं तो फिर इसके असरात ये होते हैं कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। जी, ड्राई भी होती हैं और आप नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं। ज़ीरोफ्थैलेमिया इसका सिवियर कंडीशन होती है जिसके अंदर बहुत ड्राइनेस के साथ पेशेंट, बहुत ड्राई वेदर्स में जाके, इस तरह अभी शायद सऊदीया में, सऊदीया इज वेरी ड्राई वेदर, ये सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वेरी ड्राई। तो वहां पर ना मैं बार बार अपनी आंखों को ना मल रही थी क्योंकि वो जाहिर है थोड़ा ड्राई वेदर होता है। बट एक चीज मैंने आपसे 2 सवाल एक साथ करने, वो ये डॉक्टर साहब कि अक्सर जगहों पे दर्द हो, तकलीफ हो, हम कहते हैं ऑयल लगाएं, मसाज करें, अच्छा हो जाता है। आंखों पे कोई अगर जोर से प्रेस करता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से हल्के हाथ से मसाज करें तो क्या वो ठीक है हमारे लिए या नहीं? ठीक है, ये जरूर बता दीजिए पहले साथ साथ। वैसे
जब ब्लीफराइटिस होता है ना, जो ड्राई आइस का ही एक फॉर्म होता है, ऑयल के ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं, तो इसके डिफरेंट मसाजेस होते हैं जो करने पड़ते हैं आपको ना, यहाँ से इस तरह से करना पड़ता है। और दूसरा ये करना होता है कि आपने टॉवल को गर्म पानी में डिप करना है और उसको आंखों के ऊपर रखना है फॉर 4 to 5 टाइम्स। तो यहाँ जितने भी छोटे छोटे ऑयल के माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं तो वो खुलते हैं, आपको ड्राई आइज में हेल्प होती है। ओह, यानी कि ऊपर भी हल्का, यानी घर में आप ये कर सकते हैं कि अपनी आंखों को इस तरह का एक ये मसाज कर सकते हैं। आप बताइए, जैसे यूं हल्का प्रेस करें। हाँ, यूं करके, और आप उसको गर्म टॉवल रख के, जैसे हम फेशियल करते हैं यूजुअली। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि कराची में ये मसला ज्यादा होता है, हवा बहुत चल रही होती है, जो समंदर के पास रहती है, रेत आंखों में जाती है, छोटे छोटे जो बारीक उसके जर्रे होते हैं वो चले जाते हैं, कोई गंद वैसे भी चले जाते हैं जो अक्सर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपको आंखें साफ कैसे करनी है? अगर आपको पानी से धोनी है, ये तरीका ठीक है या कुछ और तरीका भी अपनाया जा सकता है? आप लोग सिंपल जो है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप उनको बोलते हैं हमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स दे दें। कराची का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हर दूसरे बंदे को, आप लोगों को भी ये सिम्टम्स होती होंगी क्योंकि कंप्यूटर आपका यूसेज ज़्यादा, तो वो ड्रॉप्स डाल के उससे आपने वॉश करना है, या नॉर्मल सलाइन आता है वो तो आपको इजीली मिल जाता है, उससे वॉश करना है। टैप वाटर नहीं यूज़ करना। टैप वाटर में अकैंथ अमेबा होता है जिसका ये ग्रोथ ही जो है वो फ्रेश वाटर में होती है, तो उससे कॉर्निया का बहुत डेडली इन्फेक्शन हो सकता है, केराटाइटिस जिसे कहते हैं। और जब आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, आपने पानी डाल दिया, तो आपका कॉर्निया बिल्कुल प्रोन होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और कराची में तो खासतौर पर पानी का ये भी बड़ा मसला है कि पानी इतना साफ है भी नहीं। जी हाँ, अगर डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि विटामिन ई जो है वो कितना ज़रूरी है हमारी आंखों के लिए, और खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें जिससे विटामिन ई या विटामिन ए का जो है वो आप अपनी बॉडी में जो है खुराक के जरिए ले सकते हैं? आलमंड्स में जो है वो विटामिन ई मिलता है और ये रिच सोर्स है। आलमंड आप ऐसे ही चलते फिरते ले लें, ज़्यादा भी आप नहीं ले सकते क्योंकि उसके दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, एक्ने और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो विटामिन ई भी जो है वो सरफेस डिजीज़ से बचाता है और इन्फेक्शन से जो है वो आँखों को बचाता है। तो आपने दूध, अंडा, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, ऑरेंज जूस और फ्लैक्स सीड्स हो गए। अच्छा, प्लांट्स का बहुत रोल है। जो आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसमें ल्यूटिनिन और ज़ीज़ैंथेनिन होता है जो आपको ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन से बचाता है। दूसरा, सॉल्ट इंटेक अपना कम करें क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से भी आंखों की वेसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। और सिर्फ आप मेडिसिन लेके नहीं कर सकते, आपने बाहर जाना है, आपने प्रोटेक्टिव सनग्लासेस पहनना है, आपने अपने आई डॉक्टर को हर साल नहीं तो 2 साल बाद आपने उसे विजिट करना है। एंड इफ यू आर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव तो हर 6 मंथ्स बाद आपने विजिट करना है। बिल्कुल, तो ये खुराक का आपने खास ख्याल रखना है। और जो सनशेड्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी हमने एक सेगमेंट किया था कि सनशेड्स भी आपने सही वाले इस्तेमाल करने हैं, जो ये हर जगह मिल रहे होते हैं गली गली में, वो नहीं इस्तेमाल करने, उससे भी आपकी आंखें इफेक्ट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर अफीफा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है इनका सेशन, क्योंकि उसमें हम ये जान सकते हैं कि हमारी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है, एक नेमत है, इसका ख्याल हमें कैसे करना है। बिल्कुल ऐसा ही। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अच्छी खबर ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बल्कि माया भी मेरे साथ लेके आई है। अच्छी खबर ये है कि कराची वालों के लिए जो सफरी सहूलियात है उसमें बेहतरी आ रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कराची में ये बहुत मसाइल हैं ट्रांसपोर्टेशन के, लोगों को ट्रैवल करना होता है, अपने दफातर जाना होता है, और हम कोई ऐसा अच्छा जो मीडियम है वो नहीं देखते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफी बेहतरी आ रही है। बाकायदा अब तो मेट्रो की हम बात करें, चाहे हम बात करें, इसके साथ साथ अब जो पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज हो गया है ग्रीन लाइन के बाद। इसका इफ्तिताह जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। साथ ही पहले मनडे की अगर हम बात करें तो ये बस सर्विस मॉडल कॉलोनी मलिर से टावर तक शुरू की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह सब बढ़ रही हैं, तो लोग इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। देन दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये जनाब सफरी जो है आसानी होगी और सहूलियत लोगों को दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब, वजीर ट्रांसपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल इज वेल। सबसे पहले तो मुबारकबाद, और आपको भी और हमको भी और तमाम शहर को भी मुबारकबाद कि ये पहला मरहला जो है माशाल्लाह कराची में कितने जो है ये आगाज भी हुआ। क्या अपडेट्स हैं कि कैसा रहा आगाज सो फार? हाउ इज इट बीन शर्जील साहब? थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि जी कराची के शहरियों को, आपको, हम सबको इस चीज़ की मुबारकबाद हो
और ये भी मैं वादे करते चलूं कि दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट। ये पहले फेज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हफ्ते 10 दिन में हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। दैट विल बी द ऑरेंज लाइन। और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो है दैट्स BRT और उसमें भी बसेस इस वक्त जो है वो टेस्ट चल रही है, टेस्ट ड्राइव चल रही है और वो भी जल्दी हो जाएगा। उसके साथ रेड लाइन पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। रेड लाइन को भी स्टार्ट कर, उसका जो डेवलपमेंट वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि मजीद बसेस इसमें ऐड हों तो और मजीद भी हम बसेस जो है वो इंट्रासिटी के लिए उसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि ये बसेस बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती है, महंगी पड़ती हैं, डॉलर के रेट से आपको पता है। तो 2 कंपनी से तो मेरी बात चल रही है, एक टर्किश कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है और हम ये चाह रहे हैं कि वो दोनों कंपनी अपना प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कराची में लगाएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो इन बसेस की कॉस्ट कम हो जाएगी, सेकंड बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और थर्ड जो वो ये होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट। और रोजगार के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है कराची का वो उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन साथ में जरूर बताइएगा कि पहले मरले की अगर हम बात करें तो कितने रूट्स पर कितनी बसें चलाई जा रही हैं पीपल्स बस सर्विस की? देखिए जी, ये 240 बसेस का जो पहली लॉट है ये 7 मुख्तलिफ रूट पे चलेगी और इसमें जैसे एक रूट जो है वो कल स्टार्ट किया गया है। एक रूट जो हमें हमारे वेंडर हैं NRTC कंपनी, उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो 1 जुलाई को चलाएंगे, मतलब 3-4 दिन के बाद। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रूट होगा वो 15 जुलाई की उन्होंने किए, क्योंकि इनमें बस की इंटीग्रेशन और उसके जो पूरे इसके लवाजमात हैं और उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं which we have to fulfill। वो करने के बाद ही वो पब्लिकली खुल जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी और चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस कर लें। हम रूट बाय रूट खोलना चाह रहे हैं ताकि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो दूसरे रूट पे ना आए, ताकि वो जो है रेक्टिफाई हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा शरीफ साहब, एक चीज जो है खदशा हो रहा था कि बारिशें अभी आने वाली हैं, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी फॉर दैट सीजन, बिकॉज सितंबर तक जो है मानसून रहेगा। आर वी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आएंगे हमें। जी शरीफ साहब। बिल्कुल जी, आपने सही इसको रेज किया है। हमने सारी चीजों को भी देखा है कि हम उन सारे रूट पे चला रहे हैं जहाँ पे इंशाल्लाह ताला बारिश अगर हो भी रही होगी तो बसेस भी चलती रहेंगी और इनको स्टॉप भी नहीं किया जाएगा। अब सर साथ में क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और हमारी तो कोशिश होगी कि हम आपके साथ इस बस में सफर कर सकें ताकि हम ये दिखाएं लोगों को कि कराची में अब किस किस्म की बसों का आगाज कर दिया गया है, इफ्तिताह कर दिया गया है, जो अब आवाम की सहूलत के लिए होंगी। जी, यू आर मोर देन वेलकम। आप टाइम रखते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी टिकट भी हम भरेंगे और साथ टिकट आप सबकी टिकट भर के हम बस में आप सफर करेंगे। हाँ नाइस। देखिए साहब, कितना अच्छा हो जाएगा ना कि इस सर्विस की वजह से लोग सस्ते सफर की तरफ जा सकेंगे, अफोर्डेबल कर सकेंगे, अपनी लाइफ के थोड़े से एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसेस को वो कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा एक चीज शरीफ साहब, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, हमने इसकी कैलकुलेशन भी कर रहे थे, क्योंकि ये इनके जो लॉन्गेस्ट रूट है वो 35 किलोमीटर तक कुछ है एवरेज। अगर कोई शख्स अपने बाइक में भी 35 किलोमीटर जाएगा तो उसको भी एटलीस्ट 1 लीटर उसका जो है वो उस पर खर्च होगा और 1 लीटर आपको पता है कि 200 प्लस। बिल्कुल। तो उसमें अगर उसको 50 रुपीज में एयर कंडीशन बस मिले और बेहतर तरीके से उसको सफर कर सके तो आई थिंक वो उसके लिए ज्यादा बेहतर भी है। कोई हेक्टिक भी नहीं है, कोई फटीक भी नहीं है और मजे के साथ AC बस में वो सफर करे। इसको एडवांस सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ने पे की है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और इसकी VAT और मेंटेनेंस भी NRTC जो कंपनी है उसके हवाले। तो मैं इसी तरफ आ रहा था शजील साहब कि जो मेंटेनेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बस सर्विस या कोई भी मंसूबा जब शुरू किया जाता है तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए उसकी मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खासतौर पर हम जो पुरानी बसें देखते हैं सड़कों पर जो कि अब फिटनेस में बहुत पीछे रह गई हैं, क्या उनको हटाया जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा? क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? देखिए जी, कराची में वो बसेस बहुत एक बड़ी तादाद में वो चल रही हैं जो कि पुरानी बसेस जिसे हम लोग कह रहे हैं। इसमें ये कि हमने इनसे जो एग्रीमेंट किया है NRTC से वो ये किया कि जहाँ जहाँ पे हमारी ये बसेस चलेंगी वहाँ पे पुरानी बसेस की रूट परमिट से वो खत्म कर दी जाएंगी। तो सिर्फ इन लोगों को, सिर्फ इस बस सर्विस को वो रूट परमिट्स होंगी। ट्रांसपोर्टर्स का जो इशू है
कि जी ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी टिकट से यहाँ पे बसेस चला रहे हैं। मैंने उनसे मीटिंग की, उनको मैंने ये ऑप्शन दिया कि जी आप भी इन बसेस को आप ऑफ रोड करके आप इस तरह की बसेस लेकर आए। आपको जो भी सब्सिडी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो हेल्प चाहिए, कोई लोन चाहिए, उसमें गवर्नमेंट इज विलिंग टू प्रोवाइड यू। आप खुद ये बस सर्विस चलाएं, आप बेहतर बस सर्विस चलाएं। तो हमने उनको ऑप्शन दिया है। मैंने उनको ये भी कहा कि इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, आप कुछ कंसोर्शियम बनाकर ले आएं ताकि हम आपकी उसमें हेल्प करें, बैंकिंग सेक्टर से आपकी हम मदद करें, जो गारंटी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक वो ट्रांसपोर्ट इतना उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बट उनको मैं यही आपसे पूछ रहा था, क्या वो इस बात पे मान रहे हैं कि हम ये कर लें? जी अभी तक वो मतलब कहते हैं ट्रांजिशन में, हाँ अभी मतलब इतना ज्यादा को ये समझने में उनको कन्विंस अभी तक नहीं हो सके। अच्छा, बट हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो कन्विंस हो जाएं ताकि हम हमारे टोटल चेंज कर सकें। अच्छा श्रीजी साहब, बस आपके एक सवाल और करूंगी। आपने कहा कि अभी हम एक एक रूट करके ओपन कर रहे हैं, सो जो एग्जिस्टिंग रूट अभी डिसाइड हो चुके हैं उसमें भी नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने का जो है वो इरादा है? बिल्कुल जी है। हमने वहाँ की पूरी ट्रांसपोर्ट की एक सर्वे करके कि जी किस रूट पे कितनी बसेस चल रही हैं, कितनी की रिक्वायरमेंट है, उसी और कितनी देर तक ये बस सर्विस चलानी है पूरे दिन में। तो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें, और इंशाल्लाह उसमें जिन जिन रूट्स को हम लोग चलाते जाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी बहुत सारे डेफिनेटली रूट्स हैं, छोटे रूट्स भी हैं जहाँ पर ये बसें नहीं चल सकती, तो उस पर भी हम लोग पूरी स्टडी चल रही है, काम भी चल रहा है और पैरेलल काम चल रहा है। इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं सर कि ये बसें ऐसी चलती रहें और मजीद बसें जो आ रही हैं वो भी आवाम को, कराची के शहरियों के लिए एक सहूलत का बायस बने। थैंक यू वेरी मच शर्जील मेमन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी खबरें आती हैं, खासतौर पर कराची के लिए कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो रहा है। सो हैप्पी। और इस तरह हमारा ओपन इन्विटेशन है सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम को, हम दिखाएंगे आप लोगों को बसेस कैसे, हम ट्रैवल करेंगे शर्जील मेमन साहब के साथ और डेफिनेटली आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पता है क्या देखने वाले हैं, छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहेगा और एक बड़ी जबरदस्त खबर लेकर आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। एक और अच्छी बात और खबर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है हम खुश होते हैं, पाकिस्तान का झंडा जहां जहां दुनिया में लहराता है हम खुश हो जाते हैं। जाहिर छोटी छोटी खुशियां हमारी, छोटी छोटी खुशियां, क्या ख्याल? बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जिन्होंने लहराया है वो है रेसर इनाम अहमद, जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं क्योंकि वो फार्मूला कार, जो कि पाकिस्तानी रेसर है फार्मूला कार के, उन्होंने 4th पोजीशन हासिल भी की है। हाल ही में अमेरिका में रेसिंग के दौरान ऊंची उड़ान उन्होंने उड़ी। इनाम ने इंडी प्रो 2000 सीरीज में 4थी पोजीशन हासिल की है। उनसे आज हम मुलाकात भी करवाएंगे आप लोगों की, उनके फार्मूला रेसर्स वैसे मुझे बड़े पसंद है और मैं चाहता हूं उनसे हम बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे शुरू करते हैं। और इनाम, आप थैंक यू सो मच प्रोग्राम में हिस्सा लिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपसे पहला सवाल हम उर्दू में ही करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। व्हाट हैज बीन योर पोजीशन, अगर यानी कि हम पूछें कि आपकी जॉन कॉस्ट रेसिंग कंपटीशन में आपकी पोजीशन कैसी रही है? जी, आखिरी रेस मैंने जंकोस के लिए की थी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से मैं पोडियम पर तीसरे नंबर पर रहा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये सीजन पोडियम फिनिशेस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहा। बहुत जल्द एक और रेस होगी। अच्छा इनाम, इसके साथ साथ ये भी बताएगा, पाकिस्तानी यूथ में हम बड़ा पैशन देख रहे हैं लेकिन वो प्रोफेशनल रेसेस नहीं बन पाते, इसके पीछे क्या रीजन है? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नौजवानों की रेसिंग में शामिल ना होने की वजह है कि उनके पास सहूलियात मैसर नहीं है। मैं जब 8 साल का था तो मैं यूरोप में रेस लगा रहा था। यूँ कहें कि मैं रेसिंग के मरकज में था। और अगर आप बेहतरीन रेसर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ रेस लगाना होगी। मैं छोटी उम्र से ही दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर्स के साथ रहा और उनमें से कुछ अब फार्मूला 1 में है। तो आप पाकिस्तान में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे सतह पर पहुँच जाते हैं तो आपको यूरोप में भी रेस में आना होगा ताकि आपको आला सतह पर रेस का मौका मिल सके। इनाम, आप मुख्तलिफ ममालिक में रेसिंग भी करते हैं, अमेरिका में भी आपने रेसिंग की। जब वहां पर पता चलता है कि आपका ताल्लुक, आपकी रूट्स जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो क्या सुनने को मिलता है? किस तरह के लोग जो है आपको ग्रीट करते हैं?
तो बैरून मुल्क रेसिंग खास तौर पर पाकिस्तानी परचम के साथ, वो भी अमेरिका में, जहां पाकिस्तान की साख बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं। मुझे वहां पर रेसिंग क्यों पसंद है? जब मैं अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता हूं तो वो खुश होते हैं और इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सामने आता है और लोगों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ती है और मुझे खुशी होती है। मुझे बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और जीतना पसंद है, यही मेरी असल ख्वाहिश है। लेकिन इनाम, हम अक्सर रेसिंग देख रहे होते हैं फार्मूला कार्स की स्क्रीन पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, और जब हम ये देखते हैं तो हमें ये बड़ा खौफ भी आता है कि बड़ा डेंजरस स्पोर्ट है ये, और इसमें कुछ हादसा भी हो जाते हैं, और उस हादसा की वजह से आपको लगता है कि जो रेसर है उसमें कोई खौफ पैदा हो जाता है, या आप भी कभी कोई खौफजदा हो गए हो? रेसिंग में बहुत से हादसा तो होते ही हैं। हर खेल में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मेरे काफी बड़े और खौफनाक हादसा हुए हैं, लेकिन ये वाकई मुझे रेसिंग से रोक नहीं सके, बल्कि ये मुझे ज्यादा थ्रिल देता है, रोकता नहीं है। कुछ भी हुआ उसने मुझे गाड़ियों के मजीद करीब किया। हादसात रेसिंग का हिस्सा है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो होंगे। हम सब जानते हैं रेसिंग करना आसान भी है, खतरनाक भी है, लेकिन कितना अहमियत रखता है जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए। जिस्मानी नुक्ते नज़र से बात करूं तो बर्दाश्त ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रेस लंबी होती है, तकरीबन 2 घंटे तक। हमारे दिल की धड़कन 200 फी मिनट तक जाती है। जब हम तनाव में कार चला रहे होते हैं, स्टीयरिंग की परेशानी बहुत भारी है। हमारे पास पावर स्टीयरिंग नहीं है, हमारे कंधे अच्छे हैं। रेस के दौरान ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे फाइटर पायलट को जमीन पर महसूस होती है। रेसिंग कार बुनियादी तौर पर एक फाइटर तैयार है। हम इसी तरह की जी फोर्स को फाइटर पायलट की तरह खींचते हैं। वाकई इसके लिए मेंटल और फिजिकली आपको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ये रेसिंग कर सकते हैं। अब साथ में मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और इसके लिए जो फार्मूला कार आती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा है कि बड़ी ये जो हॉबी है बड़ी एक्सपेंसिव है। बुनियादी नुक्ता नजर है, मैं हर रोज इस खेल को जीता हूँ। मेरे दिन का हर लम्हा मैं या तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कारों पर काम कर रहा होता हूँ, स्पॉन्सर्स हासिल कर रहा होता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी रेसिंग के लिए है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पीछे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने मुझे छोटी उम्र से ही सपोर्ट किया। मेरा एक बहुत अच्छी रेसिंग टीम से मुआहदा है और वो मुझ पर यकीन रखते हैं और मैं उन पर यकीन रखता हूँ, और हम एक साथ मिलकर बहुत अच्छे नताइज हासिल कर रहे हैं। वो मुझे एक बहुत अच्छी रेसिंग कार फराहम करते हैं। हमारे साथ बहुत बहुत मुबारकबाद, ऐसे ही रेस करते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाता है, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव हो। लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन, कहते हैं ना, अपने घर में हालात जैसे भी हो, बाहर अच्छे दिखने चाहिए, बाहर को हमारा कभी तमाशा नहीं दिखना चाहिए। ग्लोबली इमेज हमारा अच्छा, ग्लोबली हमारा इमेज अच्छा। लेकिन जो अद्वियात हैं, जिसमें फर्ज करें सबसे पहले हालात का असर इंसानी दिल और दिमाग पर, और अंदरूनी मामला है हमारा, एग्जैक्टली हमने घर के अंदर आ गए। और हमारी जब हमारी तबीयतें खराब होती हैं, तब सबसे पहले हम कहते हैं सर भारी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ा है, और उसी वक्त आपको जरूरत पड़ती है सबसे बेसिक उस दर्द की गोली की जिसकी किल्लत हो चुकी है अब मार्केट में शाहजेब। और अगर मैं बताऊं, आप जिक्र कर रही हैं पेनाडोल का, बिल्कुल ऐसा ही है। पेन किलर्स जो हैं, जो कि बुनियादी जरूरत इवन बन चुकी है, इवन डॉक्टर के पास भी आप जाएं, सबसे पहले आपको जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो पेनाडोल ही होती है, या उसमें शामिल जरूर होती है प्रिस्क्रिप्शन में। तो पेनाडोल का दस्तयाब होना तो मार्केट में वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेनाडोल के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये तो गायब हो चुकी है। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर के अद्वियात भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। एक होता है महंगा होना, एक है दस्तयाब ही नहीं है, और लोग परेशान हैं, जो ठोकरे खा रहे हैं, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स का रुख करते हैं, अस्पतालों का रुख करते हैं कि उनको कोई दवाइयां मिल जाएंगी। जिन घरों में पेशेंट्स हैं माया, उनके लिए सर्वाइव करना कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हमारे घरों में मुझे याद है जब अब्बा हयात थे तो एक गोली वो हार्ट की होती है, क्योंकि उससे ताकि वो हार्ट अटैक को वो इग्नाइट होने से रोकती है। हाँ, तो याद है जैसे वो ज़बान के नीचे रखते हैं, वो भी नहीं मिल रही है जनाब। अच्छा जनाब, दिल फेफड़ों की जो इन्फेक्शन से बचने की जो दवाएं हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। 40 से ज्यादा अद्वियात की, यानी कि जितना भी हम बता रहे हैं शाहजेब, वो सारे अप्रॉक्स अबाउट 40 मेडिसिन समेत वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाउ अलार्मिंग इज दैट। और इसी वजह से जो मरीज हैं वो शदीद परेशान हैं, खासतौर पर मरीजों से ज्यादा जो उनके घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जिस मरीज के लिए दवाई या अद्वियात खरीदनी है जाकर, अगर वो मार्केट में दस्तयाब नहीं होंगी। एक तो महंगाई का दौर है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो बेचारे दूर जा भी नहीं सकते पेट्रोल लगाकर अपना, जितने की उनको दवाई मिलेगी उतना उनको पेट्रोल लग जाएगा। तो एक तो ये मसला है, और दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दस्तयाबी नहीं होती, फिर महंगी मिलती है। तो ये तमाम
तमाम मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी हैं। और इस किल्लत की वजह क्या है, जिस किल्लत का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया 40 से ज़ायद अद्वियात की किल्लत से मरीज परेशान है। इस किल्लत की वजह क्या है, इसी पर आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट का पता करती हूँ कि अगर रिपोर्ट नहीं तो फिर हम ठीक है चलें जी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे किसी एक्सपर्ट से अगर बात हो सके। जी देखिए, मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल मार्केट से गायब हो गई। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, कैंसर की अद्वियात मार्केट में शॉर्ट हैं। दिल का दौरा रोकने, फेफड़ों के इन्फेक्शन, खून पतला करने वाली दवा भी मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। डायबिटीज, दिल में जलन, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की अद्वियात भी किल्लत का शिकार हैं। बेचैनी, घबराहट और जहनी तनाव के इस्तेमाल के लिए ALP बाजार से नहीं मिल रही। कैंसर, जोड़ों के दर्द की स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, मिर्गी के लिए एपिटैप, डिप्रेशन के लिए न्यूरॉन नायाब हो गई है। मिर्गी और दीगर दिमागी अवारस के लिए एपिवॉल भी बाजार से नहीं मिल रही। मौसमी एलर्जी के लिए फैक्सिट, दिल का दौरा रोकने की दवा निट्रोल, दवा में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन वेंटोलिन भी नहीं मिल रहा। टीबी और फेफड़ों में इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई मार्विन पी भी नायाब है। रेडियोलॉजी के टेस्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन कैटासोल, प्लेटलेट्स को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली लिप्रोसिन भी मुश्किल से मिल रही है। हेपेटाइटिस और जिगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई सेलेवर, सोने में दुश्वारी का सामना करने वाले मरीजों के लिए फिनिरिजन एलेसियर भी नायाब है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि वफाकी हुकूमत के सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इम्पोर्ट रुक गई है। 17% सेल्स टैक्स के बायस अद्विया साज इंडस्ट्री बैरून मुल्क से खाम माल नहीं मंगवा रही। तो जी जो वजह हमें समझ आ रही है वो यही आ रही है कि सेल्स टैक्स की वजह से जो खाम माल है उसकी इंपोर्ट रुक गई है, और फिर जब इंपोर्ट रुक जाती है तो फिर जाहिर बात है दवाइयाँ आपको कहाँ से मिलेंगी बाजारों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो 17% जो सेल्स टैक्स है वो इतना इंक्रीज हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग मजबूर हैं क्योंकि उनको अपनी सेहत के लिए अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी इस महंगाई में अगर वो जाकर इन दवाओं को अफोर्ड भी करने की अगर सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो उनको अद्वियात मिलती नहीं हैं। ये एक अच्छी या हेल्दी सिचुएशन नहीं है। हमने प्रोग्राम में आज तो आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से इस तरह, लेकिन ये जो अद्वियात की खबर है ना ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, इसलिए हमें इस हवाले से अवेयरनेस आप लोगों को देनी थी। अल्लाह करे कुछ बेहतर हालात हो सकें, लोगों को अद्वियात मिल सकें, और अगर लोग अफोर्ड कर भी सकें तो कम से कम मुहैया तो हों, अवेलेबल तो हों मार्केट में। खैर सबसे पाकिस्तान में आज के लिए बस इतना ही। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, कोशिश कीजिए कि अद्वियात से जान ही छूट जाए। हम लोग ज़रा अपने आप को जहनी दबाव से बचाते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, दिन का शुरुआत है, अच्छा आगाज़ कीजिए। शाज़िया बरमाया को इजाज़त दीजिए, कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।